आज हम किताबवाला में फीचर कर रहे हैं बुकर प्राइज विनर राइटर और ट्रांसलेटर को बानू मुश्ताक जी और दीपा भश्ती जी। जब मैं मेहरून की कहानी पढ़ रहा था तो मुझे अपने नथनों में केरोसिन की स्मेल महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता कि मेहरून कितना कांप रही थी, मैं पढ़ते हुए कांप रहा था। औरत के आगे ही एक स्टोव फटना जो है ये मामूली बात नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए होते हैं। मर्द को क्यों नहीं फटता? एक कुत्ते के आगे क्यों नहीं फटता? पॉलिटिक्स ये नहीं चाहती है कि ये ब्लेंड रहे। हाँ, हिंदू ज्यादा हिंदू रहे, मुसलमान ज्यादा मुसलमान रहे। ये आपस में ना मिले, हाँ, आपस में तबादला ख्याल ना करे, जी बिल्कुल। आपस में ईदों में ना हिस्सा ले। जब आप इस तरीके की चीजें देखती हैं तो कभी किसी कट्टरपंथी जमात की तरफ से ये आया कि व्हाई आर यू राइटिंग लाइक दिस? अगर लिखना ये चाहिए तो उर्दू में लिखो, हम लोग ये पढ़ लेंगे और खत्म हो जाएगा। कन्नड़ा में लिख के हमको क्यों बदनाम कर रहे हो? दूसरी बात, जब तुम मरोगी तो हमारे कब्रिस्तान में तुमको जगह नहीं है। ये भी कहा गया कि कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। जगह नहीं है। 3 महीने तक कंटिन्यूस तौर से ट्रोलिंग हुआ मेरा, ओरल रेप हुआ मेरा। जो भी फोन करता अला बला बकता और कहता वाहियात बकता। 2 साल तक मैं एक हुर्फ भी नहीं लिख सकी। ये किताब इस यकीन से पैदा हुई है कि कोई भी कहानी कभी छोटी नहीं होती। इंसानी जीवन के ताने बाने में हर चीज़ की अहमियत होती है। एक ऐसी दुनिया जो हमें बांटने की कोशिश करती है। साहित्य, लिटरेचर उन खोई हुई पवित्र जगहों में से एक है जहां हम एक दूसरे के दिमाग में रह सकते हैं, भले ही कुछ पन्नों के लिए ही सही। अंग्रेज़ी में इसी बात को और विस्तार से कहूँ लेखक को उद्धृत करते हुए, आई एम हैप्पी फॉर द एंटायर वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस। इन 2 शब्दों पर गौर करिएगा। डाइवर्सिटी, विविधता, प्लूरैलिटी, एंड इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेने की और सबको गुंजाइश देने की क्षमता। आई एम हैप्पी फॉर माई सेल्फ एंड माई ट्रांसलेटर। दिस इज़ मोर देन अ पर्सनल अचीवमेंट। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ शुरुआत में, ये एक बहुत कमाल की साहित्यकार, कहानीकार, एक्टिविस्ट की स्वीकृति भाषण, एक्सेप्टेंस स्पीच के हिस्से हैं। ये आज की हमारी मेहमान हैं। किताबवाला के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम किताबवाला में फीचर कर रहे हैं बुकर प्राइज़ विनर राइटर और ट्रांसलेटर को। राइटर जिनका नाम है बानू मुश्ताक जी, ये कन्नड़ा भाषा में लिखती हैं, वकील भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इस किताब की ट्रांसलेटर हैं दीपा भश्ती जी। दीपा जी ने ख़ास तौर पर मुझे हिदायत दी है कि उनके नाम का जो दूसरा हिस्सा है उसका सही उच्चारण करें। अपन ने सीख लिया है, आप भी सीख लीजिए। सही उच्चारण भस्ती है और इसको दुरुस्त कर लें जो लोग गलत उच्चारण कर रहे हैं। एक नाम के साथ बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारा वज़न जुड़ा होता है, और दीपा जी ने जब इस किताब का अनुवाद किया तब जो एक भाषा की इंद्रियता होती है, एक स्थानीयपन होता है, उसको बरकरार रखा है। और जो हमारी राइटर हैं बानू मुश्ताक जी, उन्होंने एक जो इंक्लूसिव इंडियननेस है उसको बरकरार रखा है बहुत सारी कहानियों में, जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब जिस किताब के ज़रिए इन बातों का सिलसिला बना है उसके बारे में आपको बता दूं। पेंगुइन प्रकाशन से छपी है। अंग्रेज़ी में ये किताब है, ट्रांसलेशन है कन्नड़ा की स्टोरीज़ का अंग्रेज़ी में, और इसका शीर्षक है हार्ट लैम्प। आप में से जो लोग अंग्रेज़ी भाषा में हमारी तरह हैं, मतलब बहुत निपुण नहीं हैं, उनको मैं एक शुभ समाचार दे दूं कि पेंगुइन का जो हिंदी इम्प्रिंट है, जिसको पेंगुइन स्वदेश कहा जाता है, उससे जल्द ही हृदय दीप के नाम से इन कहानियों का हिंदी अनुवाद भी आ रहा है। अंग्रेज़ी में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, और यदि थोड़े मेहनती हैं तो कन्नड़ा भाषा सीख लें ताकि असल स्वाद का आप रसास्वादन कर सकें। अनुवाद बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो भाषाई दूरी को पाटता है, पर अगर उसी भाषा में पढ़ सकें, सीख सकें तो क्या ही कमाल हो। कभी आप स्पेनिश पढ़ें और फिर मार्केस को पढ़ें, कभी आप कन्नड़ा पढ़ें फिर भारप्पा और बानू मुश्ताक जी को पढ़ें, कभी आप मराठी पढ़ें और फिर आप आचार्य अत्रे के लेखन को, या
विजय तेंदुलकर की, और ऐसे बहुत सारे नामदेव ढसाल जैसे कमाल के राइटर्स को पढ़ें, वो एक अलग सुख है। और शायद यही जो भाषा के नाम पे तलवारबाजी हो रही है उससे मुक्त होने का तरीका भी है। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ और बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप दोनों लोग हमारे न्यूज़ रूम में हमारे इस किताब वाला प्रोग्राम में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, Thank you. शुक्रिया। बानू जी, हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि भावुकता बहुत काम की चीज़ नहीं है, और काम में तो कतई नहीं है। लेकिन मैं इस हार्टलैम की कहानियों पे बात करना शुरू करूं, आपके जीवन, आपकी दूसरी किताबें जो मैं अब उम्मीद करता हूं कि जल्द ही अंग्रेज़ी और दूसरी भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट होंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इस किताब को पढ़ते समय इसकी कई कहानियों पर ठिठका हूं, रोया भी हूं। ये हाँ, और ये जल्दी पल्दी नहीं होता है, और ये बात मैं बहुत गर्व से नहीं कह रहा हूँ कि मुझे जल्दी आंसू नहीं आते। बचपन में एक तमाचा पड़ता था माँ का, टीचर का, तो ऐसे झरना बहने लगता था, बाद में पता नहीं कहाँ सूख गए। पर ये इतनी ऐसे जैसे किसी ने आपके शरीर के भीतर हाथ डाला हो, आपके दिल को ऐसे पकड़ा हो और ऐसे झकझोर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई आप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो सुनकर, बहुत खुशी हुई। और आप जो लेंस के उस पार अपने अपने वामपंथ और अपने अपने दक्षिणपंथ और अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्मों को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए अपनी हर परंपरा को तर्क सिद्ध करने की कोशिश में लगे हैं। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, और यदि आप स्त्री हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। यदि आप किसी स्कूल के संचालक हैं तो इस किताब को सरकारी फरमान का इंतज़ार ना करें, सिलेबस में शामिल करें। और आखिरी में, यदि आप मेरी तरह पुरुष हैं तब तो आपको इस किताब को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि बहुत सारे जाने और थोड़े से अनजाने में आप अपने पौरुष को जैसे जैसे जाहिर कर रहे हैं वो कितना क्रूर है हमारे वक्त में, हमारे सहचरों के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे है, ये इरादा कि बानू जी की कहानियों का अनुवाद हो और फिर ये सिलेक्शन कि कौन सी कहानियां हार्टलैम्प में आए, ये बताइए, देन आई विल टॉक टू हर। Sure. So, You can speak in English. You're more comfortable in English. yes, I can. Unfortunately, I don't understand Kannada, so we'll Sure. rely on No, English. I don't speak Hindi. So we have a mutual friend who put us in touch a few years ago, and she asked me if I was interested in translating her stories, and I read a few of them and thought I wanted to work with these stories. And the selection took its own while, because these 12 stories in Heartlamp are chosen from 6 of her short story collections, which were written over a period of 30 plus years. When it comes to translation, I'm very interested in the politics of choice, why we choose what we choose. So a lot of factors went into making these choices, right from diversity of themes in the way she was addressing various issues. Then there was a diversity of characters, from a little girl to a new bride to a older woman to a young mother and so on, the various aspects of womanhood. And I was also looking at the language, the slight differences in language, and what would present a better opportunity for me to play with these stories. So all these factors went into making these choices, and some of them I personally liked as well. And it was important to narrow it down to a choice, 1 dozen stories, because as with any other writer, a lot of themes repeat in over a period of time. So I wanted to make sure there was not too much repetition in some of the themes that were addressed. So all these factors went into making these choices. देवियों और सज्जनों, अमूमन हम अनुवाद को बहुत ही सेकेंडरी किस्म का काम समझते हैं, जबकि ये बड़ा ज़रूरी काम है। और इन कुछ एक बातों के लिए हम बुकर प्राइज़ के निर्णायक मंडल के कृतज्ञ भी हो सकते हैं, चाहे वो इससे पहले गीतांजलि श्री वाले केस में हो या अब इस केस में, कि अनुवादक को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए। ये एक आपने बड़ी अच्छी चीज़ की है मैम, कि अगेंस्ट इटैलिक्स करके जो आखिरी में आपने कैसे लिखा है, उसकी वैसे तो मैंने बहुत सारी पंक्तियाँ मार्क की हैं,
This sisterhood to which those of us who identify as women belong is the cushion I place my translation on. The coping mechanism we devise, the solutions we find, and the adjustments we make around men are survival strategies nurtured across generations. The particulars may be different, but at the core is a resistance to being controlled, tamed, or disallowed the exploration of our full potential. अगेंस्ट द इटैलिक्स, ये जो भाषा को लेके आग्रह है और उस भाषा के ज़रिए जो इन सब कहानियों में कहा गया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए. So, firstly, so italics is a very commonly used tool when it comes to translation. There is a practice of when you retain a word from the original language, in this case Kannada, there is a usual practice of keeping it in italics, keeping it separate from the rest of the text, and making it almost like an exotic word, and reminding readers that this is a non-English word. And I wanted to dismantle that idea of Western centricity. So this is typically done to make it easy for Western readers to identify a non-English word. And I was very sure that I didn't want to do that because it comes from the idea of italicizing even food items. For example, no one has ever italicized pizza or burger, or pizza and pasta are Italian words, but they have never been italicized in any translation from Italian texts. So I didn't see why we had to italicize our Indian food. अपनी भाषा के शब्दों को क्यों ऐसे अलग से दिखाएं कि अच्छा पढ़ो और आगे बढ़ो. Exactly. So this integrates into the text when you don't italicize these words, and that makes it, so that is how you introduce new words into the English language. Just like how we don't no longer think of pizza and pasta as Italian words, why should we think of roti or dosa or whatever as English words as well? So that was my thinking behind it. Which also, just to add to that, I was also particular about not using the North Indian specific spellings. For example, here you say roti, R-O-T-I. So we don't say that in South India. For us, it's roti, which I was very particular about keeping. We say akki roti, ragi roti, whatever. Highlight भी किया है इस बात Yes. So that's so these small choices were very important to make the translation as vivid and as close to the Kannada language as possible. थैंक यू दीपा. जब मैं छोटा था और अखबार पढ़ना शुरू किया तो अक्सर लगता था कि जो कुकिंग स्टोव है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि अखबार में लेफ़्ट में छोटे छोटे कॉलम होते थे और उसमें रोज़ाना लगभग खबर होती थी स्टोव फटने से नवविवाहिता की मौत. बाद में थोड़ी समझ आई तो समझ आया कि ये सब बकवास है. दहेज के लिए या दूसरी वजहों से किसी औरत को जला दिया गया है. हाथ ज़रा सा जलता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं. ये कल्पना से परे है कि किसी का पूरा शरीर उसके ज़िंदा रहते हुए जल रहा होगा, किसी ने जलाया या उसने खुद ये कदम उठाया, तो कितनी तकलीफ़ होगी. जब मैं मेहरून की कहानी पढ़ रहा था और सलमा उसके पाँव से लिपटी है तो मुझे अपने नथनों में केरोसिन की स्मेल महसूस हो रही थी. मुझे नहीं पता कि मेहरून कितना काँप रही थी, मैं पढ़ते हुए काँप रहा था. मैं आपकी जिस पे बुक का टाइटल है हार्ट लैम्प, उस कहानी की बात कर रहा हूँ. हमें इसके बारे में जब आप लिख रही थी उस थोड़े प्रोसेस के बारे में अगर आप बताएं. और एक चीज़ जो मैंने पहली रीडिंग में नोटिस की, पहली रीडिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब कहानियाँ इतनी लेयर्ड हैं कि शायद एक रीडिंग और लगेगी मिनिमम, और जिसमें आप जिस तरह की विदाउट बीइंग ऑब्वियस सोशल कमेंट्री कर रही हैं. जैसे इसी की कहानी की बात करूँ, what can we do then? Should we submit a petition to the mosque? He will say, I have made a mistake. I'll make her a Muslim and do nikah with her and then she will be a sawati to you. या उसके बाद भी कि देखिए मैंने आपकी कितनी बात मानी, मैं बुर्का भी पहनूंगी, कॉलेज भी जाऊंगी, पर मुझे पढ़ने दो. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. या जो सेकंड लास्ट स्टोरी है कि ईश्वर अगली बार औरत बनना, ज़रा अपनी पसलियों में वो दर्द महसूस करना. मुझे हार्ट लैम्प कहानी के बारे में बताइए.
या क्या था जहन में एज अ वकील? आपने बहुत सारे इस तरह के केसेस भी देखे होंगे इस कहानी को लिखते वक्त आपके जहन में, और कैसे ये कहानी अब ट्रैवल कर रही है अक्रॉस द लैंग्वेजेस? जैसे आपने नोटिस किया है, ऐसे मैं भी बहुत सारे सोची हूँ कि ये क्यों 20-25 साल एक लड़की अपने मायके में रहती है, खुश रहती है, आराम से रहती है, मगर जैसे ही वो अपने ससुराल जाएगी, समझो उसको पेट का दर्द था, वो सुसाइड कर ली। इतने सालों से नहीं था क्या उसको? 20-25 साल से नहीं था क्या? लाइलाज बीमारी है पेट में दर्द आने का। और जैसे और स्टोव औरत को ही क्यों फटता है, मर्द को क्यों नहीं फटता? एक कुत्ते के आगे क्यों नहीं फटता? औरत के आगे ही एक स्टोव फटना जो है, ये मामूली बात नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए होते हैं। तो मैं हर वक्त ये सोचती कि औरत ही क्यों टारगेट होती है इन सब मामले में, ये मेरे दिमाग में था ही। और बाद में जो ये डाउरी डेथ्स है और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट आया, हमने तो 70s में उसको इंपोर्ट किया इंडिया में। फेमिनिस्ट मूवमेंट हमारा नहीं था। उस वक्त पर हम लोगों को महसूस हुआ, मैं उसमें एक्टिव तौर से इन्वॉल्व थी। उस मौके पर मुझे ये महसूस हुआ कि ये मामूली तरीके से नहीं फटता, और इसलिए बहुत सारा एजिटेशन स्टार्ट किया हम लोगों ने। तब क्या हुआ, 498 ए आईपीसी में इंक्लूड हुआ, अमेंडमेंट हुआ कि डाउरी डेथ जो हुआ, जो भी डाउरी मांगता है, जहेज मांगता है, उसके लिए ऐसा होगा। ऐसा 304 का भी हमने डिमांड किया। वो जो यही अप्लाई होता है कि स्टोव फटता है, एक शादी के 7 साल के अंदर अगर कोई भी वधू मरती है, नवविवाहित मरती है एक अस्वाभाविक कारण के लिए, तो उसका जिम्मेदार उसका हस्बैंड और उसके ससुराल होते हैं। ये सब ऑन डिमांड इसमें आईपीसी में अमेंडमेंट हुआ, फिर से मिलाया गया इन सब चीज़ों को। इसके बावजूद ये लीगल तौर से हुआ, जो ये स्ट्रगल हुआ। मगर सामाजिक तौर से मैं सोचती हूँ कि औरत को अगर एक शादी बहाल होना है तो उसको बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और ये सपोर्ट सिस्टम हमारे एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मिलता है। मायके को बुलाना, भेजना, उसकी डिलीवरी करना, जब बच्चे का जन्म देती है तो उसका साथ देना, बच्चे को पालना, ये सब बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम होता है। इसीलिए एक शादी कामयाब होती है। औरत को उसके साथ साथ में एक जिस्मानी तौर से ही नहीं, एक जज्बाती तौर से भी वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सपोर्ट होता है कि हाय कोई है जो मेरा सुन सके, कोई है जिसके सामने मैं अपना दुखड़ा बोल सकती हूँ। ये हिम्मत थी उसको जीने के लिए बहुत सारा असासा देता है। मगर मेहरून के मामले में देखिए, वो जाती है अपने मायके को तो उसको ऐसे ही बेइज्जती करके उसको घर से भगा दिया जाता है। गैसलाइटिंग करते हैं उसकी। उसके भाई लोग बोलते हैं, अच्छा मिसाल दिया तुमने, अगर हमारे बीवी भी तेरी जैसे हो गई तो वो खुद पे डालते हैं और अपने बचाव की सोचते हैं, और उससे सपोर्ट सिस्टम वहाँ नहीं मिलता। और वो कोई नेबर से भी बात नहीं कर सकती, अड़ोस पड़ोस से भी नहीं बात कर सकती, और कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं जा सकती। ये अपना ख़ास दुख है। और ऐसा करते हैं, उसके भाई जब कार में बैठते हैं तो बात तक नहीं करते, क्योंकि जो ड्राइवर लड़का है वो मुस्लिम है और मोहल्ले का है। वो घर की इज्जत बाहर चली जाएगी, घर की इज्जत बाहर चली जाएगी, इसलिए वो बचा बचा के आते हैं। और जब मेहरून के घर जाते हैं, वहीं भी वो मेहरून के हस्बैंड से, यानी अपने बहन वही से, ब्रदर इन लॉ से ये डायरेक्ट बात नहीं करते, कश्मीर के बारे में बात करते हैं, कॉफी, कश्मीर, एक इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, कॉफ़ी रेट के बारे में बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, मगर बहन के बारे में कोई वकालत नहीं करते। तो ना उसके मायके में उसको सपोर्ट सिस्टम मिला, ना भाइयों से सपोर्ट सिस्टम मिला, मगर वो तो अपने हस्बैंड से कहते रहती है कि मेरे भाई शेर जैसे हैं,
बब्बर शेर। बब्बर शेर हैं, शेर बब्बर हैं। अगर तुम कुछ भी मेरे साथ गलत कर देंगे ना, वो तुमको मर्डर करके जेल को जाने भी लिए भी तैयार है। मगर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई उसके सपोर्ट को नहीं रहता, तो ज़िंदगी से उसका एतमाद ही उठ जाता है। उस जीने के लिए कोई एक सहारा ही नहीं मिलता उसको। बहुत ग्लूमी मूड में रहती है, बहुत डिप्रेशन में रहती है। उसके शादीशुदा ज़िंदगी की कामयाबी के लिए कोई सहारा नहीं मिलता, इसलिए वो कमिट करना चाहती है। वो केरोसिन उंडेलती है और अपने आंगन में जब खड़ती है तो उसकी बेटी जो जागती रहती है एसएसएलसी एग्जामिनेशन के लिए और अपनी माँ का दुख वो समझती है, वो आके लपेट लेती है और बोलती है अगर उसके लिए तुम मरना चाहते हो तो हमारे लिए क्यों नहीं जिए। एक जीने का सहारा देती है, हमारे लिए क्यों नहीं जी सकते। अब माँ हो तुम, हमारे हमको ज़रूरत है तुम्हारी। जब वो प्लीट करती है तो वो जो एक वीक मोमेंट रहता है, ऐसा दुर्बल क्षण रहता है, उससे बाहर आती है ग्रेग। कोई एक हाथ बढ़ा के बस रोक ले, उसके पैर पकड़ लिया और जीने का एक और आपने वो जो हाईलाइट किया दैट टच, एंड दैट टच इज नॉट ऑफ मदर एंड डॉटर, दैट टच इज ऑफ अ कंपेनियन। सहारा मिलता है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, वो सपोर्ट सिस्टम मिलता है। वो जो छोटी नादान बेटी है उससे वो और ज़िंदगी के तरफ लौटती है। यही तो मैं बोलना चाहती थी। ऐसे बहुत सारे औरतें हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं और जिसे ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं मिलता, वो जीना ही नहीं चाहते। मगर ऐसे मौके के पर अगर कोई भी एक दर्दमंद हाथ उनको टच करे, उनको स्पर्श करे, उनको छुए, तो ज़िंदगी छू जाती है। इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे पहली कहानी याद आई, स्टोन स्लैब्स फॉर शाइस्ता महल। मैं मुजाहिदीन और शाइस्ता पे आऊँगा, हाँ। लेकिन इसका जो पहला पन्ना है वो बड़ा कमाल का है। अरे आई फॉरगॉट आई शुड टेल यू ऑल अबाउट मुजाहिद। नो, मुजाहिद इज माई होम पर्सन। Oh, that sounds odd. A wife is usually the one who stays at home, so that makes her the home person. Perhaps then Mujahid is my office person. Sure, I made a mistake again. This office is not mine after all. Who else I can sit? ये बड़ा कमाल का खिलंदरपन है। एक हस्बैंड वाइफ जो इक्वालिटी के पेडेस्टल पर खड़े हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने का। और फिर मेरी नज़र जाती है किताब के आखिरी पन्ने पर, ऑथर्स एक्नॉलेजमेंट्स। बानो मुश्ताक विशेस टू थैंक हर हस्बैंड Mushtaq Mohiuddin for all his support and the encouragement over the years. I'll come to the story, पर पहले मैं बानू और मुश्ताक की कहानी जानना चाहता हूँ। कैसे मिले आप लोग और कितना मुश्किल था उस वक्त में अपनी मर्जी से पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी करना, और उसके बाद अपनी पसंद के काम करना। हालांकि मुझे पता है कि आपके पिताजी अध्यापक थे, टीचर थे, तो नहीं, हेल्थ इंस्पेक्टर थे वो। हेल्थ इंस्पेक्टर थे। हाँ। इसको जरा ठीक कर लीजिएगा दीपक जी, इसमें टीचर लिखा हुआ है। उनके पिता सरकारी शिक्षक नहीं, मेरे दादा टीचर थे। दादा टीचर थे। आई स्टैंड करेक्टेड मैम, आप भी ठीक कर लीजिएगा जी। बताइए। मुश्ताक जो है वो मेरे दूर के रिश्तेदार थे। ओके। और मेरे कॉलेज में सीनियर थे। और बात ये हुई, मेरे वालिद साहब बहुत खूबसूरत थे, बहुत हैंडसम थे। उनका हाइट, आँख का कलर सभी था। उनको पहली बेटी मैं पैदा हो गई, जो काली कलोटी, ज़िंदगी भर मुझे कहते रहे कि काली कलोटी है दूसरे लोग। ओके। हाँ, मगर मेरे अब्बा ने मुझे सीने से लगाया और मुझे बहुत प्यार दिया और ज़िंदगी में बहुत कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने। क्या नाम था आपके पिताजी का? शेख अब्दुल रहमान था उनका नाम। अब्दुल रहमान था। और मुझे बेहद चाहत दी ज़िंदगी में, और इतना था कि मुझे गलतियां करने की पूरी आज़ादी थी मेरे अब्बा की वजह से, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि वो सही कर देंगे। और भाई 1000 गलती की, ऐसा है कि 1000 खून माफ़, ऐसा मुझ पर लागू होता था। मैं कुछ भी गलती करती तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरे अब्बा हैं, तो मेरे अब्बा उन हर चीज़ को संभालते, और उससे मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा होते गए। बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा शरीर थी और बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती थी मैं।
बहुत ज्यादा क्या थी आप? गलतियां करती थी। नहीं, शरीर बोला आपने। हाँ, शरीर भी बहुत थी, शरीर मतलब शरारती। शरारती। हाँ, शैतान बच्चा। हाँ, शैतान बच्ची थी मैं। जी। और बात ये भी थी कि शायद मैं अपने एक ब्राउन कॉम्प्लेक्शन की वजह से ज़्यादा अटेंशन भी ड्रा करना चाहती थी लोगों के। ये भी शायद मेरी साइकोलॉजी हो गया, आई डोंट नो। इसके बावजूद जब मुश्ताक मुझसे मिले कॉलेज में, या मेरे दूर के रिश्तेदार भी थे, वो भी चलो एक खूबसूरत इंसान है वो। ये देखिए, पिताजी की तारीफ में इतने सारे सेंटेंस और मुश्ताक के लिए कहा चलो वो भी ठीक थे। वाह। ठीक थे। जी। और गोरे गुमटे थे, अच्छे हैं अभी भी, अच्छे हैं। और वहाँ फिर से ससुराल में भी एक खिताब मुझे मिला कि काली कलोटी है। और उन्होंने मुझे कॉलेज में इसीलिए पसंद किया कि मैं बहुत एक्टिव थी, डिबेट में हिस्सा लेती थी, पहला इनाम मुझे होता था, लिटरेरी फोरम्स में रहती थी और वहाँ भी मुझे पहला इनाम मामूल था। और कनाडा में बहुत अच्छा स्पीच कर सकती थी। वो उर्दू वाले थे, वो उर्दू पढ़े थे, मैं कनाडा में इतना कुछ कर सकती थी, वो इसलिए मुझे बेहद पसंद करते थे। मेरे रूप से ज़्यादा मेरे आदत के ऊपर, मेरे कैपेसिटी के ऊपर, मेरे टैलेंट्स के ऊपर उनको बहुत पसंद थी मैं। और जब 2 साल मुझसे बड़े थे, सीनियर थे, जब से ही वो मुझे पसंद करते थे। मगर उनकी बिजनेस फैमिली थी और मेरे मायके वाले सब गवर्नमेंट में ऑफिसर्स थे। और इससे भी ज़्यादा मैं बहुत मुँह फट बदनाम थी मेरी पूरी फैमिली में। कुछ भी हो बोल देती मैं, कुछ भी हो बोलती थी। जैसे एक मिसाल देती हूँ। एक हमारे तरफ एक ईद होती जिसमें जैसे चिरागां के फातिहा बोलती, फातिहा होता। और ये जो ड्राई कोकोनट है ना, फातिहा इज कोई गुजर गया है तो उसके नहीं शोक में नहीं ऐसे दुआ नहीं की जाती है। ऐसे नहीं, फातिहा ऐसे नहीं, वो भी फातिहा होता है। ये कुछ गौसुल आज़म दस्तगीर उनके नाम से, जो बहुत बड़े वली हैं, उनके नाम से कुछ फातिहा होता। लोग जमा होते, मलिदा बनाया जाता, मलिदा। हाँ, मलिदा आई नो। मलिदा बनाया जाता और उसमें चराग बनाते, चराग जैसा बनाते। अच्छा। घी डालते, बत्तियां लगाते। और ड्राई कोकोनट जो है, गिटिक बोलते हैं हम, इधर हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, गिरी शब्द चलता है उसके लिए। गिटिक, उसको बीच में काटते हैं। ऐसे ही दिया जैसा होता है ना, उसमें घी डालते हैं और उसे भी बत्तियां डालते हैं। और एक प्लेट में रख के ऐसा उसको सिलगाते हैं, दिया के जैसा जलाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। तो ये ऐसा होता कि वो फातिहा होने के बाद वो गिटिक और जो मालिदे के चिराग हैं, वो इन जो बहू घर को आती है उसको खाने के लिए देते, बेटियों को नहीं देते थे। वो अपनी होती है, बेटियां पराये होते हैं, इसका मतलब ऐसा होता था। मगर हमारे लिए भी दूसरे बनाते, दूसरा मलिदा तैयार रहता, दूसरी गिटिक तैयार रहती। मगर मुझे बहुत इनइक्वालिटी नज़र आती उसमें कि चलो बहू को खिला देते हैं, बेटी को नहीं खिलाते। तो मैंने धड़ाधड़ बोल दिया, ये आप जो फातिहा कर रहे हैं ये कोई इस्लामी रिवाज नहीं है, ये आप बस हिंदू मज़हब का जो अनुकरण कर रहे हैं, वो जो दीपावली करते हैं ना वो कर रहे हैं, आप इस तरीके से करते हैं। धड़ाधड़ सरेआम जब मैं ऐलान कर दी तो सब खामोश हो गए, शौक सा लग गया घर के बड़े लोगों को सब। बाद में धीरे धीरे वो चला गया, वो फीस्ट ही चले गई, वो फातिहा चले गए। मगर समझो ऐसा मुँह पे बोल देते। और मेरे अब्बा के फूफू थी, वो 12 साल में बेवा हुई थी, उनकी शादी नहीं किए थे, वो ऐसे ही रह गई थी हमारे घर में। तो मैं अपने दादा को पकड़े और पूछी कि आप अपने बहन की शादी, दूसरी शादी क्यों नहीं करवाया। ऐसे बड़े बड़े बातें करती थी। तो मैं पूरे ख़ानदान में बदनाम थी कि मुँह फट है, इसलिए भी मेरे ससुराल वाले डरते थे कि इसको क्यों ब्याह करके लाए। ये मेजर इम्पेडिमेंट्स थे हमारी शादी में। आप जब ये कह रही थी तो मैंने 2 चीज़ें जिनका किताब में और भी जिक्र हुआ है। एक तो ये कि ये मान लिया जाता है दोनों ही तरफ से, एक बाइनरी है कि उर्दू मुस्लिम उर्दू पढ़ेंगे, मुस्लिमों को उर्दू जाननी ही चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
आपने भी ये बात कही कि वो उर्दू स्पीकिंग थे और आप दक्कनी और कन्नड़ा स्पीकिंग थी। जब आप ये किताब लिख रही थी तो इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा होता है कि ज़्यादातर में मुस्लिम परिवारों की बात हो रही है और फिर राम लक्ष्मण का जिक्र आ जाता है, पुण्य का जिक्र आ जाता है, प्रभु का जिक्र आ जाता है, और ये बड़ा ऐसे पढ़ते हुए सहज लगता है। पर कभी ऐसा हुआ कि किसी व्यूअर या उनकी तरफ से आया कि ये कैसे आ गया? जैसे ये जो कहानी है हाई हील्ड शू, अब इसमें जब इन भाइयों के बारे में बात हो रही है और आम की बात हो रही है तो एक जगह आप लिखते हैं कि दोनों ऐसे थे जैसे राम लक्ष्मण। अब ये कितना भारतीय और कितना सामान्य है ऐसे कहना कि भाई भाइयों में प्रेम कैसा, जैसे राम लक्ष्मण का प्रेम। कभी पाठक की तरफ से या किसी क्रिटिक की तरफ से इसको हाईलाइट किया गया या क्वेश्चन किया गया कि इतने सारे अलग अलग इंडियन रेफरेंस आते हैं आपकी स्टोरी में? आते हैं, इंडियन रेफरेंसेस तो आते हैं, ये आम बात है हमारे घरों में जी। ऐसे ही कहा जाता है, ऐसे ही रेफर किया जाता है। या ये बोलते हैं कि सीता का वनवास अभी ख़त्म नहीं हुआ क्या, ऐसा पूछते हैं। ये ऐसा है कि अपनी एक जहनियत में, अपने एक आम तौर के बातचीत में रामायण भी आता है, महाभारत भी आता है, और बहुत सारे एक जो इंडियन एपिक्स जो हैं और जो आई मीन जानपद फोकलोर इंसिडेंट्स हैं वो भी आ जाते हैं, दक्कनी उर्दू में भी आ जाते हैं, हमारी फैमिली में भी आ जाते हैं, बोलते हैं ऐसे राम लक्ष्मण का तो जिक्र आम तौर से होता है। और मेरे हस्बैंड और उनके 4 भाई हैं, बोलते हैं पंच पांडव है, ये तो पंच पांडव है, ये तो मामूली तौर से आ जाती है ये बात, कहते हैं। और ये इसका एक एक्सपेरिमेंटेशन भी हुआ मेरी तरफ से, जो लिटरेचर में, घरों में तो ये आम बात है, मगर लिटरेचर में एक्सपेरिमेंटेशन ऐसे हुआ कि उधर कर्नाटका में 70s-80s में बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स थे। उसके लिए एक शब्द है बंड्या लिटरेचर ना? बंडाया। वो भी एक था। दलित मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट, एनवायरन मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट और लैंग्वेज मूवमेंट, जब गोकाक रिपोर्ट जो अनाउंस हुआ था लैंग्वेज, ये सब मिले जुले एक कर्नाटका में बहुत ही अच्छा सोशल मूवमेंट्स का एक माहौल था। उस वक्त के पर बंडाया साहित्य संगठन ने इन सब की ज़बान थी, इन सब की आवाज़ बन के आया। और जब तक एक 2,500 साल के कन्नड़ा लिटरेचर में ये एक तरीक़ा था कि एक मेजॉरिटी कास्ट के मेल राइटर्स ही ज़्यादा थे, औरतें ज़्यादा नहीं लिखती थी, और मेजॉरिटी कास्ट के औरतें भी ज़्यादा नहीं लिखते थे, मर्द ही लिखते थे, और वो जो लिखते थे वही लिटरेचर चालू में था। दलित लिटरेचर नहीं था, औरतों का भी ज़्यादा फेमिनिस्ट लिटरेचर नहीं था। जब ये मूवमेंट्स ज़्यादा आने लगे और जम के खड़े कर्नाटका में, तो चलो दलित बात करना शुरू किए, वो गाना शुरू किए, वो लिखना शुरू किए, और हर आदमी लिखना शुरू करे। और ये बंडाया साहित्य संगठने, साहित्य लिटरेचर संगठन बंडाया यानी बागी मूवमेंट है, ये बगावत, यह सोसाइटी से बगावत का एक जो जज्बा उनका था, और वो इक्वलिटी चाहते थे, समाज चाहते थे, इक्वल स्टेटस चाहते थे। एक कास्ट हेजेमनी जो है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय, इसके खिलाफ वो बात करते थे। इस वक्त पर मैं इन सब सोशल मूवमेंट्स में आगे थी, मैं इनकी कारकुन थी, इनके साथ में चलो झंडा पकड़ के मैं रोड में निकलती, सड़क पे निकलती कि एक अपना घोषणा पुकारते गए। और वहाँ के मुस्लिम समाज में इसका असर हुआ कि ये खाजी साहब की पोती है, मुतवल्ली साहब की बहू है, ये ऐसे क्यों जा रही है, ऐसे क्यों घोषणा पुकारती है, ये क्या तरीक़ा है, उनके सोच में आते। मगर जब मैं लिखना चाहती थी, लिखना क्यों चाहती थी कि मुझे इसके लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। आई फॉट फॉर राइट टू राइट, मुझे वो हक़ चाहिए था लिखने का। इसके लिए मेरे हस्बैंड भी नहीं तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया, मगर वो भी एक बिजनेस फैमिली के सबसे बड़ा बेटा था, तो उनके भी थोड़ा लिमिटेशंस थे उनको।
इसके बावजूद जब मैं लिखना शुरू किया तो बहुत सारे चैलेंजेस थे मेरे सामने। मैं अंडर आइडेंटिटीज लिखना था, एक मुस्लिम औरत के आइडेंटिटी में मैं लिखना था। मेरी अपनी ज़बान दक्कनी उर्दू थी और मैं लिखना कन्नड़ा में था, और लिख रही हूँ किसके लिए? कन्नड़ा रीडर्स के लिए लिख रही हूँ। कन्नड़ा रीडर्स के लिखूँ तो क्या लिखूँ? सब्जेक्ट क्या होना चाहिए मेरा? क्या बारे में लिखूँ? नाम क्या देना है? उसके लिए गोपाला दूँ, कृष्णा दूँ, या अब्दुल दूँ, या मजीद दूँ? कौन से कल्चरल बैकग्राउंड में लिखूँ और क्या लिखूँ? ये मेरे सामने सवाल था। और मैं जो बंडाया साहित्य संगठन के स्टेट लेवल कन्वीनर भी बनी थी एक बार, उसमें एक्टिव भी थी। मेरे इस परेशानी को जो बंडाया साहित्य संगठन के स्टॉल वर्ड्स हैं, बरगू रामचंद्रप्पा या कालेगौड़ नागौरा, चन्नड़ा मालिकरा, उनके आगे डिस्कस की तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि तुम अपने बारे में लिखो, अपने घर के बारे में लिखो, अपने ख़ानदान के बारे में लिखो, अपने मोहल्ले के बारे में लिखो। तो मुझे थोड़ा क्लैरिटी मिला, थोड़ा क्लैरिटी, ज़्यादा तो नहीं मिला। तो जब मैं लिखना शुरू की तो पहले एक अफसाना मैंने लिखा, शॉर्ट स्टोरी लिखी, जिसमें सोच सोच के लिखा था। पहली स्टोरी जो मैं बाद में जब ये सेकेंड टाइम मैं लिखना शुरू की तो ऐसा लिखा, अब मैं पढ़ूंगी तो मुझे ही हंसा आ जाता है, क्योंकि उसमें नाम मैं दिलीप या कुछ ऐसा दी हूँ, मगर पूरा कल्चरल बैकग्राउंड मुस्लिम्स का दी हूँ। ये कुछ हाइब्रिड स्टोरी बन गई थी उस वक्त के ऊपर। उसके बाद में मैं ऐसा किया कि एक स्टोरी लिखते गई, जब वो पब्लिश हुई तो रीडर्स का रिएक्शन देखते गई, क्या एक्सेप्ट। और उसमें ऐसा लिखा कि मैं नमाज को नमाज ही लिखा, जोहर को जोहर ही लिखा, कफन को कफन ही लिखा। तो कन्नड़ा रीडर्स जो है ना, बहुत खुशी से वो वेलकम किए, खुशी से वो अपनाए, और ये सब वर्ड सच कन्नड़ा लिटरेचर का एक हिस्सा बने हुए हैं। और जो मैं एक मुस्लिम कल्चरल बैकग्राउंड से इन सब चीज़ों को, इन सब इश्यूज़ को, इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करते मैं लिखना शुरू की, तो वो लोग बहुत खुश हुए कि आज तक ये एक अनएक्सपोज्ड वर्ल्ड था, कोई कुछ नहीं बताता था, कोई इसके बारे में भी नहीं पता था कि लाल लुंगी बंधा जाएगा एक खतना किए हुए लड़के को। ये भी बात किसी ने नहीं बोला था, हमको पता ही नहीं था कि ये रस्म क्या होता है, ये रिवाज क्या होता है। तुमने लिख दिया, हमको अंडरस्टैंड हो गया, हम बहुत खुश हुए। वी आर एंजॉइंग दिस कल्चरल एक्सपोजर एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट, दे वेलकम्ड इट। वहाँ से ये जो ब्लेंड है ना, रामा लक्ष्मण सीता महाभारत, ये सब साथ साथ में ये चलते गए। वो तो हमारे घरों में है ही, ये मेरे लिटरेचर में भी आते गया। और ये बताना इसलिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिक्स ये नहीं चाहती है कि ये ब्लेंड रहे। हाँ, हिंदू ज़्यादा हिंदू रहे, मुसलमान Yes. ज़्यादा मुसलमान रहे। Yes. और किसी भी किस्म की मिक्सिंग से मजहबों को, धर्मों को बड़ा खतरा लगता है। आपस में ना मिले, हाँ, आपस में तबादला ख्याल ना करें, जी बिल्कुल। आपस में ईदों में ना हिस्सा ले, आपस में शादियों में ना हिस्सा ले। जब मैं स्टोन स्लैब्स ऑफ फॉर शाइस्ता महल पढ़ रहा था, जहाँ से हमारी बात शुरू हुई और फिर आपकी और मुश्ताक जी की प्रेम कहानी तक नहीं, एक पहुंची। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब हमारी शादी हुई तो पहले से तो ज़रा फ्रेंडशिप थी ही हम दोनों को, बाद में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि मैं कैसे इनसे बातचीत करूं मेरे हस्बैंड से। तो मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि मैं आपको क्या एड्रेस करूं, कैसे बुलाऊं शादी के बाद। शादी के बाद। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम मुश्ताक भाई बुला दो मुझे, बोले। कॉलेज में क्या यहाँ बुलाती से थी? प्रॉब्लम हुआ, यहाँ से ये इश्यू प्रॉब्लम हुआ। जो अच्छा। शाइस्ता महल का इश्यू जो हुआ, वो मेरा जो कंफ्यूजन था वो इस किस्म से आया। दफ्तर है कि घर है, क्या है क्या नहीं। अच्छा, जब मैं स्टोन स्लैब्स फॉर शाइस्ता महल पढ़ रहा था, और जो आखिरी कहानी है बी अ वुमन वंस ओ लॉर्ड, दोनों में ही और भी कई कहानियों में, जब आप औरतों की हालत का जिक्र करती हैं कहानियों के ज़रिए, तब ये भी बताती हैं कि किस तरह से उनको पढ़ाई से रोका जाता है, पैट्रियार्की, पितृसत्ता किस तरह से काम करती है,
किस तरह से वो आखिरी में एक फर्टाइल बूम बन के रह जाती हैं, किस तरह से मर्द उनको छोड़ते हुए कहते हैं, और ये कई कहानियों में दिखता है कि तुम बिस्तर पर तो लाश जैसी थी, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। और जब उनका शरीर ढलने लगता है बार बार की प्रेगनेंसी के बाद, जब उनको काम नहीं करने दिया था, अरे तुम क्यों करोगी, तुम तो मेरे आंखों का नूर हो, तुमको बाहर जाने की क्यों ज़रूरत है। और जब चीज़ें बदल जाती हैं तो वो नज़र फेर लेते हैं। जब आप इसके बारे में लिखती हैं तो कई एक जगह आप रिलीजियस या रिलीजन के इंटरप्रिटेशन जो किए हैं मैंने उनका हवाला देती हैं। जैसे पहली किताब में आप लिखती हैं कि कम टू थिंक ऑफ इट फॉर अस, दैट इज़ फॉर अस मुस्लिम्स, it is said that other than Allah above, our Pati is God on earth. Suppose there comes a situation where the husband's body is full of sores with pus and blood oozing out from them. It is said that even if the wife uses her tongue to lick these wounds clean, she will still not be able to completely repay the debt she owes him. आप धर्म बदल दीजिए, टेक्स्ट बदल जाएगा, लेकिन पतियों को, अपने शौहरों को ईश्वर खुदा जैसा मानने की चीज़। जब आप इस तरीके की चीज़ें देती हैं तो कभी किसी कट्टरपंथी जमात की तरफ से ये आया कि वाई आर यू राइटिंग लाइक दिस, आप मुस्लिम औरतों के हक हुकूक के लिए इस तरह से क्यों बात कर रही हैं, कुछ प्रतिरोध झेलना पड़ा आपको? ऐसा प्रतिरोध भी आया, मगर ये जो वहाँ मैं लिखा है वो मैं नहीं समझती कि ये इस्लामिक हुक्म है। ये कुछ एक माजी हदीस को लेकर ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि औरत को एक काबू में रखा जाए, इसलिए। मगर जो प्रतिरोध आया इस तरह के, मेरी एक किताब है जो बेंकी मळे फायर रेन, उसके लिए मुझे साहित्य अकेडमी का अवार्ड आया जी। जब एक जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा कि जब दलित लोगों को टेंपल में एंटर करने नहीं देते, देवल में एंटर करने नहीं दे, तो वो एजिटेट कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं कि हमको इजाज़त दीजिए कि हम अंदर जाके हमारे भगवान से हम पूजा करें। तो मुस्लिम औरत को भी मस्जिद में एंटर होने का कोई आंदोलन करना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए, या क्या तुम ये आंदोलन करोगे? मैं बोले ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने कभी भी औरतों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने से रोका नहीं है। इट इज़ अलाउड। ये तो पितृसत्ता है जो साउथ एशियन कंट्रीज में जो है इन्होंने रोक रहे हैं। तो अगर आंदोलन करना है तो इनके खिलाफ करना है, मुझे मज़हब के खिलाफ कुछ करना नहीं है जैसे दलित लोग कर रहे हैं। इसके बारे में जब बोला तो इसके आड़ में ये मेरे पूरे रेटिंग का एवेल्युएशन हुआ। ओके, पूछे क्या हम तुम थोड़े बहुत सारे खुश रहे, मुस्लिम भी बहुत सारे खुश रहे, जो सही सोच वाले हैं वो इससे इत्मीनान से रहे और बोल रहे थे कि तुम सही लिख रहे हो। थोड़े जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले थे उन्होंने मुझसे सवाल किया तुम क्यों लिख रही हो, अगर लिखना ही चाहिए तो उर्दू में लिखो, हम लोग ही पढ़ लेंगे और ख़त्म हो जाएगा, कन्नड़ा में लिख के हमको क्यों बदनाम कर रही हो। दूसरी बात, तुम हमारा अपना अच्छा बुरा सब बाहर डाल रही हो और उन लोगों से वाहवागिरी ले रही हो, ये क्या बात हुई? तो समझो तुम हमारे में नहीं हो, हमारी नहीं हो, तुम मुस्लिम नहीं हो, जब तुम मरोगी तो हमारे कब्रिस्तान में तुमको जगह नहीं है। ये धमकी भी दी गई? हाँ, ये भी कहा गया कि कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। जगह नहीं है, जगह नहीं है। तो इसके बाद हमारी शादी वादी नो सोशलाइजिंग, कोई तुमको बुलाएगा नहीं, तुम्हारे घर को कोई आएगा नहीं। तो मैंने कहा तो ठीक है, अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है ना। ये एक दिन के बाद मैं सड़ना शुरू हो जाऊंगी तो वो दौड़ के आएंगे और मेरा जो क्रियाक्रम करना है वो ठीक तरह से कर देंगे। चलो मैं ठीक हूँ बोल के मैं ऐसे रही, मगर 3 महीने तक कंटिन्यूस तौर से ट्रोलिंग हुआ मेरा। और मैं तो एडवोकेट हूँ ही, मेरा नंबर तो सबके पास था ही। जब इतना गाली गलौज हुआ मेरे साथ, इतना अपमान करने की कोशिश करे, बेइज्जती करने की कोशिश करे, समझो मेरे सर से पैर तक आके हर चीज़ का ओरल रेप हुआ मेरा। जो भी फ़ोन करता अला बला बकता और कहता वाहियात बकता। और मेरे घर में ऐसा माहौल था
मेरे दादा से लेकर मेरे अब्बा से लेकर मेरे हस्बैंड, मेरे भाई लोग सब औरत की बेहद इज्जत करने वाले लोग हैं। मेरा ऐसा माहौल, मेरे घर का माहौल ऐसा। जब मैं पब्लिक तौर से इस तरह से ट्रोलिंग हुआ मेरा, तो मैं अंदर से टूट गई। इतनी परेशान हुई, इतनी परेशान हुई, पता नहीं हो कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे बच्चों को तक परेशानी हुई। उसके बाद पुलिस एंट्री हुई और मैंने कह दिया कि नहीं, मुझे कोई पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप मत आइए मेरे घर के करीब, जो भी होगा मैं देख लूँगी। और कंटिन्यूस वहाँ के मीडिया में चला कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बानो मुश्ताक का हाल ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूस। वो भी मुझे नहीं चाहिए था। और मुझे ये भी डर था कि थोड़े कम्युनल फोर्सेस भी एंट्री करना चाहते थे उस मौके पर मुझे मदद के ज़रिए से, मगर मैं वो भी रिजेक्ट किया। मुझे बहुत टफ टाइम था वो, मैं कोई भी स्टैंड नहीं ले सकती थी। उसके बावजूद 2 साल तक, वो 3 महीने के बाद मैं, जो बंडाए के साथी थे, जो बंडाए के स्टॉल वर्ड्स थे, वो सब आए, हासन आए, बातचीत किए। जो भी मौलाना वो लोग थे उनसे बातचीत किया और उनसे कह दिया कि भाई ये जो तुम नाइंसाफ़ी कर रहे हो ये नहीं चलेगा, ठीक कर लो। अगर सही वक्त में आप ठीक नहीं करेंगे तो हम लोगों को सब एंटर होना पड़ेगा और ये अच्छा नहीं होगा। उनसे बातचीत हुई, बातचीत होकर बाद में वो लिफ्ट किए, मगर इसका असर बहुत बुरा लगा मेरे ऊपर। क्या 2 साल तक मैं एक हुर्फ भी नहीं लिख सकी, एक हुर्फ भी नहीं लिख सकी। उसके बाद ऐसा हुआ कि पूरे मेरे जिस्म में खुजली शुरू हो गई। ऐसी हुई कितने बड़े से बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट को भी मिलूं, किससे भी कंसल्टेशन करूं, ये क्रीम दिए, वो ऑइंटमेंट दिए, ये टैबलेट्स दिए, जो कुछ भी दिए, तो मुझे शिफा नहीं हुआ। बहुत सफ़रिंग की, बहुत दिन तक। बाद में मेरी एक फ्रेंड है, सिस्टर लिनेट बोलकर, वो क्रिश्चियन नन है, वो मुझे ले गई और खामोशी से जाके हम साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें। तो साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि ये जो साइकोलॉजी है तुमको, ये जो रिजेक्शंस तुमने सुना है, ये तुमने गाली गलौज जो सुना है, अपने आप के ऊपर नफ़रत हो गई है, जो तुम्हारे ये डीप इंडेटेड तुम्हारे दिमाग के अंदर जो खुद से इतनी ज़्यादा नफ़रत हुई है, ये तुम्हारे स्किन के ऊपर असर कर रहा है। इसको कोई बाहरी चीज़ क्यूर नहीं कर सकता। तुम थोड़े सेशंस अटेंड करो, ये खुद आपको अंदर से पाक करना है। अंदर से अपने दिमाग में, तुम्हारे जो सबकॉन्शियस माइंड में तुमने रिसीव किया है कि इनसे जो नफ़रत है, वो नफ़रत का साइकोलॉजिस्ट में तुम जो सफ़र कर रहे हो, इसके लिए आई विल हेल्प आउट बोल के वो थोड़े सेशंस लिए वो साइकोलॉजिस्ट ने। उसके बाद में अपने आप से क्यूर हो गया। I'm so sorry you had to go through all this. ये ऐसे होते हैं, क्योंकि एक औरत के लिए जो भी आयद होते हैं रिस्ट्रिक्शंस, जो भी उसके लिए कहा जाता है कि तुम ऐसे ही रहना, तुम ऐसे ही रहना, तुमने ऐसे ही रहना, ऐसे ही रिस्ट्रिक्शंस उसके रेटिंग के बारे में भी होते हैं। हर चीज़ हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। औरत के रेटिंग के लिए उसको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है। और वही सारी जद्दोजहद इन सारी कहानियों में भी दिखती है। और आखिरी कहानी तक आते आते वो एक किस्म के उलाहने में, एक किस्म के तंज़ में, एक किस्म के गुस्से में, सब चीज़ों का वो मिला जुला रूप होता है, उसमें बदल जाती है। जब आपको वो लिखती हैं आखिरी में, कम टू अर्थ एज अ वुमेन प्रभु, बी अ वुमेन वंस ओ लॉर्ड, है, क्योंकि मेरा तो दिल टूट चुका है। वो आदमी है प्रभु मैं इसका भी एक बैकग्राउंड है जी। मैं एक सबर्बन कोर्ट को जा रही थी, कोर्ट के काम के लिए।
जब ऐसा प्रैक्टिस था कि कोई भी बस में चढ़ के आ जाता और एक अच्छा सा गीत गा लेता और पैसे मांगना शुरू करता। एक औरत आई बस में जब मैं सफ़र कर रही थी और मेरा तो दिमाग उस दिन के केस में लगा हुआ था, उलझा हुआ था कि मुझे क्या आर्ग्यू करना है, मैं ये सोच में थी। मगर वो इतने अच्छे वॉइस में गाना शुरू की और ये एक फेमस गाना है कन्नड़ का, प्रभु निन्न दये, प्रभु तेरी दया नन्नया महामंदिरा, यानी मेरी ज़िंदगी की आरज़ू है, तेरी दया प्रभु तेरी दया मेरी ज़िंदगी का आरज़ू है, ऐसा बोल के गा रही थी। तो समझो उस केस से हटकर मेरा दिमाग प्रभु में अटक गया और सोचते गई कि प्रभु क्या हो सकता है। प्रभु ये हो सकता है, प्रभु गॉड भी हो सकता है, प्रभु रिलीजन भी हो सकता है, प्रभु सिस्टम भी हो सकता है, प्रभु हमारा पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है। इन सब का मिला जुला असर प्रभु होता है। सिर्फ हस्बैंड ही नहीं होता, सिर्फ गॉड ही नहीं होता। ये जो मैन मेड एक जो प्रभु का जो एंटायर सिस्टम है, ये एंटायर सिस्टम प्रभु होता है औरत के लिए। और वो हर किस्म से हर तरीके से उसे जकड़ता है, उसको कंट्रोल में लेता है और उसको गुलामी का एक ज़िंदगी देना चाहता है। You gave me the strength to bear a lot of pain, but you should not have given him the cruelty to cause Yes. so much of it. Very gut wrenching. आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा हिट करी? All of them are interesting in themselves, but I think my favorite is The Shroud, because it addresses the class system in the Muslim community, which is not a theme we see very often in these stories. And it was very interesting to work with the Shroud, Kafan, as one of the main characters in the story. So, and while reading it, it reminded me, प्रेमचंद की एक बहुत महान कहानी है कफन। मैंने कल सुना ये मैं हालांकि मैं प्रेमचंद को पढ़ी हूँ, मगर पता नहीं कैसा कफन मुझसे छूट गई। जबकि ये कहा जाता है विद्वानों के द्वारा, हम लोगों की तो उतनी समझ नहीं है, कि प्रेमचंद की कफन उनकी बेस्ट सर्वश्रेष्ठ कहानी है। वो घीसू और माधव और उनकी बीवी मर रही है और फिर मर जाती है, वो मज़े में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि जो हमको रोज़ी रोटी नहीं दे रहे हैं, जब मरेगी तो थोड़ी तो दया उनमें आई जाएगी। शराब पी रहे हैं, मस्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो मरते मरते भी हमारी दावतों का इंतज़ाम कर गई, क्योंकि जो कफन के लिए पैसे मिलते हैं उससे भी वो मज़े कर रहे हैं। और कबीर का एक बहुत अच्छा पद है, ठगनी क्यों नैना झमकावे, तो वो चल रहा है बैकग्राउंड में। बहुत कमाल की कहानी है। और फिर आप श्राउड में शाजिया की कहानी के ज़रिए, जो आपने बड़ी दुरुस्त बात कही, इनफैक्ट हम लोग इन दिनों बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं तो तैयारी कर रहे हैं, और कल ही मैं एक कैंडिडेट से बात कर रहा था जो हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी, तो हम बात कर रहे थे कि बिहार में जो दलित समाज है उसकी क्या स्थिति है। तो उन्होंने कई चीज़ें बताई, तो मैंने उनसे कहा कि आपने जो दलित मुस्लिम है उन पे बात नहीं की। तो उन्होंने कहा हाँ जिक्र है, जैसे वहाँ पे एक लाल बेगी समुदाय है, वो मुस्लिम है और अस्पृश्य माने जाते हैं, अनटचेबल माने जाते हैं, मैला ढोने का सब काम करते हैं, एंड विद इन द कम्युनिटी भी उनको कोई मुकाम नहीं। हाँ, कोई मकाम नहीं है। तो ये स्टोरी को पढ़ते समय, जैसे एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, कि विद इन द सिस्टम जो साउथ एशियन वर्जन है ना, और ये सब धर्मों में है। हाँ। हमने सिख धर्म इतनी बराबरी पर आधारित है, लेकिन जब दलित सिखों की आप स्थिति देखते हैं तब यही होता है। क्रिश्चियनिटी में भी आप यही देखते हैं, मुस्लिम्स में भी यही देखते हैं, और हिंदू धर्म में तो ये बात है ही। अब इस किताब को मैं आप लोगों से नहीं, वैसे एक बात ये भी बोलना चाहती हूँ कि इन कहानियों के सिलेक्शन में मेरा कोई हाथ नहीं, दीपक का ही पूरा सिलेक्शन है, ये पूरा क्रेडिट उसी को जाता है जी। और एक दो मैं चेंजेस की हूँ, बस बोली हूँ कि थोड़ा ये डालो, ये निकालो, बस इतना ही। सिलेक्शन तो उसी का है और बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन की है, वो ट्रांसलेशन भी मुझे पसंद आई है। इसीलिए कहीं भी अनुभूति के स्तर पे ना हमें भाषा की बाधा नहीं दिखी। हाँ। जो मैं आपको अलग अलग किरदारों में कह रहा, अगर ये लिख रही हैं कि आम का पेड़ काटा गया, शेलर बना, शॉप बनी, फिर वो जब
सऊदी से आया तो उसने कैसा महसूस किया, या ये जब उस हील के बारे में लिख रही हैं तो हमें लिटरली वो विजुलाइज हो रहा था कि कैसी दिखती होगी वो चप्पल, दुकान में कैसा हुआ होगा। तो वो दृश्य चल रहे थे जो कि जाहिर सी बात है कि बहुत सुंदर अनुवाद, सुंदर लेखन और सुंदर अनुवाद। Yes, yes, of course. ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंटेड। She has exerted her full efforts. और ये खुद भी बड़ी कमाल की राइटर है। हाँ। चंपी एंड द फिग, बच्चों की कहानियां। Tree, yes, Champi and the Fig Tree. नाइस। अब हमको ये बताइए कि एक जो सिलसिला सलमान रश्दी से शुरू हुआ है ना, और बुकर प्राइज़ आने शुरू हुए है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए उनको 1981 में मिला था पहली मर्तबा मेरे ख्याल से किसी भारतीय या भारतीय मूल के। उसके बाद अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा, गीतांजलि श्री, और अब आप। एग्जैक्टली एकदम थ्रिल था या राहत थी कि अनाउंस हो गया है, इस तरफ रहे या उस तरफ रहे बस पता चल जाए, क्या था जब आप लोग वहाँ बैठे थे? So there's a clarification. So Salman Rushdie and the others you mentioned, they won the Booker Prize. This is the International Booker Prize. Yes, पहले वो So- सिर्फ कॉमनवेल्थ के लिए होता था, अब no. कंपटीशन बड़ा हो गया है। Not really. So the Booker Prize is given for novels or fiction Primarily written in English. entirely in English, whereas the International Booker is given for translations. Translation works. So this Geetanjali It's Shri a and separate Daisy, it's subcategory a you are separate saying. prize altogether. Okay. No, no, what you felt, that's what he is. I know, I'm हाँ नहीं, पर clarifying. उसके पहले जो मैंने ब्यौरे कहे, Yeah, क्योंकि वो so मैंने एक that's ही a नाम में गिना different, दिया। yeah, that's a different prize altogether. And क्योंकि सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, किरण अरुंधति- देसाई, अरविंद अडिगा ने जो लिखा वो That's- प्राइमरली इंग्लिश में था। that So was that is written, Booker that's Prize। written originally in English. गीतांजलि श्री के तो थे वो जी, हाँ, हिंदी। रेत That समाधि was, जो yeah. So the international prize, International Booker Prize is given only for translations from whatever language to English. जी, थैंक यू फॉर दिस। Yeah. बताइए कैसा महसूस हुआ? बड़ा टिपिकल जर्नलिस्टिक सवाल, बट राहत थी, थ्रिल था, मिला जुला भाव, या एक किस्म का वैलिडेशन कि इतनी दुश्वारियां सही लिखने के लिए, एज यू राइटली सेड, राइट टू राइट। यस, ये बात ये हुई कि बहुत सारा चैलेंजेस हो गए मुझे। जब मुझे बुकर की कोई आरज़ू नहीं थी, या मुझे कभी भी कोई अवार्ड की ऐसी आरज़ू नहीं होती। जितना कि मुझे लिखने में खुशी होती है, उतना मैं कोई एक पॉलिटिक्स करना और कोई अवार्ड लेना इसके पीछे नहीं जाती मैं। ऐसे ही मैं समझी चलो लॉन्ग लिस्ट हुआ, चलो अच्छा हुआ, समथिंग थ्रिलिंग इज़ हैपनिंग, एंड शॉर्ट लिस्ट हुआ, वो भी अच्छा हुआ। और जब लंदन मुझे बुलाया गया तो मैं अकेली जाना मुनासिब नहीं समझी, क्योंकि एक ठीक नहीं लगा। मेरे साथ पूरे मेरे 3 लड़कियां, उनके फैमिलीज उधर ही वेकेशन करके वो भी साथ में आ गए। अरे वाह। एक फैमिली के साथ गई मैं। तो जब जा रही थी तो मेरा पूरा सूटकेस गुम हो गया ट्रैवलिंग में। हिथ्रो एयरपोर्ट में उतर के मैं देखती हूँ मेरा लगेज ही नहीं है उसमें। जो मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसलिए मैसूर के बहुत खूबसूरत सिल्क साड़ीज़ होते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। 30-35 हज़ार की एक साड़ी होती है और बहुत एलिगेंट होते हैं। मुझे बहुत पसंद है। ऐसे साड़ियाँ भी ख़रीदी थी मैं वहाँ इवेंट के लिए पहनने के लिए। पूरी सूटकेस ही गुम हो गई, और सबसे ज़्यादा मेरा मेडिसिन गुम हो गया। मेडिसिन भी नहीं मिला। और 2 साल पहले मुझे बाईपास सर्जरी हुई है हार्ट का, और डॉक्टर्स ने एक एडवाइस किया था कि तुम कभी भी ये जो ब्लड थिनर मिस नहीं करना, अगर ऐसा करोगे तो क्लॉट हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है। तो पूरे घर वाले ऐसा परेशान हो गए कि मुझे क्या करना है। तो हम लोग ये इशू भी अलग है, मगर उसके साथ दूसरे इश्यूज भी होते गए। पूरे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन तो था, मेडिकल स्टोर को जाके लेना चाहे तो कोई भी दवाई नहीं दिए। बोला कि यहाँ के लोकल डॉक्टर से काउंटर साइन करा के लाओ। काउंटर साइन कराने गए तो तुम्हें एक डॉक्टर को मिलना है तो 6 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो भी नहीं मिला। 2 दिन मैं विदाउट मेडिसिन रही, और नेक्स्ट डे ही मुझे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। तो भागे भागे सेंट्रल लंदन गए, और कहीं भी ढूंढे इंडियन कपड़े नहीं मिले हमको। पैंट लिए, शर्ट लिए, कोट लिए, बस मैं उसमें ही
मुझको पूरा आरास्ता कर दिए। मैं इवेंट्स उसी कपड़ों में मैं अटेंड करना शुरू की। उसके बाद कोई बेंगलोर से आने वाले थे, एक फैमिली, उनको कह सुनकर उनके पास दवाई भी मंगा ली गई। ये तो टेंशन था ही। दूसरे कपड़ों में मांगे के कपड़ों के जैसा लगता था, इवन मैं हम लोग खरीदी किए तो भी। दूसरा ये हुआ कि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे वहाँ के, और ख़ासकर हमारा एजेंट था कनिष्का, वो हर रोज़ सुबह को ऐसे बोलता है कि जैसे कोई एक इम्पॉर्टेंट काम अदा कर रहा है, आके बोलता है, मैडम डोंट बी सो होपफुल, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। देखो आज तक ये हिम्मत दे रहा था मुझे। आज तक कोई भी शॉर्ट स्टोरी को कोई भी प्राइज़ नहीं मिला है जी। ये अगर आपके शॉर्ट स्टोरी को प्राइज़ मिलना है तो समझो उधर के जूरीज बहुत ही गट्सी होना चाहिए, और लोग गट्स दिखाना नहीं चाहते। दे विल बी वांट टू बी इन देयर ओन कंफर्ट जोन। इसलिए क्यों भी आपकी फैमिली आई है, जाओ फिरो, चलो मज़ा करो, थोड़ा इवेंट्स अटेंड कर लो, दूसरा साइट सीइंग करो, आराम से वापस जाओ, बल्कि ऐसा सजेस्ट करता। मैं भी क्या वो ऐसा मुझे डिस्करेज कर रहा है, क्यों ये नेगेटिविटी दे रहा है, और दूसरा बहुत सारे लोग भी। और रोज़ में एक न्यूज़ देता है कि शायद आज जूरिस ने डिसाइड कर दिया है। ऐसी ही बातचीत हमको हो रही थी। तो एक दिन मैं सुबह में मैं फेसबुक पे हूँ, एक लिख दी कि मेरा सूटकेस गुम हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया बोल के। मेरे बहुत सारे चाहने वाले हैं कर्नाटक में, उनके लिए लिख दी। तो समझो कि एक बंदा भी मुझसे रहम नहीं किया, और सब बोल रहा था, मैडम अगर सूटकेस गुम हो गया तो हो जाने दो, जाने दो उसको, बट ब्रिंग बुकर। ऐसे ऑर्डर दे रहे थे जैसे मैं इधर रखा हुआ है, मैं लेके पकड़ के चला। जब मुझे एक होश में आई कि वो ये बहुत मुश्किल होगा, अगर मैं प्रेस के बगैर कर्नाटक जाऊंगी तो लोग बहुत नाराज़ हो गए, मुझे क्या करना है। मेरे तो एजेंट का ये है हाल, मेरे लोगों का ये हाल है, अब मैं क्या करना है। मैं सोची उस दिन, मैं अपने 5 दिन पहले मैं क्या बोली, अपनी पूरी फैमिली वाली को बोले जाओ, जाके फिर घूम फिर के आओ, मुझे अकेली छोड़ो, मैं यहाँ रहना है। तो बैठ गए, बस खामोशी से एक अपनी दुआ की, मैनिफेस्टेशन की, और मैं डिसाइड किया और इमेजिनेशन की कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है, मैं जा रही हूँ, डयास पे गई हूँ और प्राइज़ मेरे हाथ में है। और इतना मैं इमेजिनेशन किया, बाद इमीडिएट तौर से बैठकर वो एक्सेप्टेंस स्पीच लिखती 5 दिन पहले। वाह, हाउ अबाउट यू? Well, obviously, no one expects to, when I'm not, but then I didn't write a speech myself. I prefer the spontaneous thing. So I did make some notes. But Just in case they're just not. in case, yeah, that was the title of my notes. But yeah, of course, it's a wonderful feeling. Yes, it is. It is for all of us. Yes. है ना, आपकी खुशी में हम सब शामिल हैं, और आप लोगों ने इतना वक्त निकाला हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको इस बरस एक किताब पढ़नी है, यदि आपके पास हमेशा शिकायतों का ये पुलिंदा रहता है कि साहब पढ़ना तो चाहते हैं पर मन नहीं लगता या वक्त नहीं मिलता, तब भी मैं कहूँगा कि अपनी सारी कमजोरी को एक किनारे रखिए। छोटी कहानियों को पढ़ने का सुविधा ये है कि पूरी किताब को एक बार में पढ़ने का वज़न आपके सर पर नहीं होता। आप एक 12-15 पन्ने की कहानी पढ़कर भी, पेंसिल से मार्क करके भी संतोष हासिल कर सकते हैं। और यही पढ़ने का एक तरीका भी है, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, आप टिक करते जाइए, अच्छा ये वाली भी पढ़ ली, ये वाली भी पढ़ ली। तो जो छोटे छोटे हमें वक्त के पॉकेट मिलते हैं, जिसको हम फालतू की सर्फिंग में ज़ाया कर देते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक किताब पढ़नी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप हार्टलैम्प को पढ़िए, अंग्रेज़ी में अगर आप पढ़ सकते हैं, और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी जल्दी इसका अनुवाद आ रहा है। किताब वाला में आज के लिए इतना ही। एक बार फिर पूरे ग्रेटिट्यूड, पूरी कृतज्ञता और बहुत सारे शुक्रिया के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you. फॉर सेलेक्टिंग दीज स्टोरीज एंड फॉर सच अ ब्यूटिफुल ट्रांसलेशन, दीपा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रकृति
आपको लंबी उम्र और खूब सारी रचनात्मकता, खूब सारी क्रिएटिविटी, और जितना आपने इतने बरसों में साहस, हिम्मत जुटाई है सच को सच कहने की, थोड़ी सी तुर्शी, थोड़े से तेवर और बहुत सारी एम्पैथी के साथ वो ऐसे ही बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किताब वाला में आज के लिए इतना ही। एक इंसान और उसके हाथ में एक किताब, ये उम्मीद और जिंदा दिली से भरी तस्वीर है। क्या इस तस्वीर में आप अपनी शक्ल देखते हैं? ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।